ये दुनिया एक रंगमंच है और इसकी डोर हमारी उंगलियों से बंधी है। ये कहना है मोसाद के उन दो एजेंट्स का जिन्होंने 3 महीने पुरानी गुत्थी अब सुलझा दी है हम सब के लिए। गुत्थी ये कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स में एक साथ धमाका एग्जैक्टली कैसे हुआ था। जानते सब थे कि इजराइल ने किया, लेकिन कैसे? 17 और 18 दिसंबर 2024 को लेबनान में 4000 पेजर्स और वॉकी टॉकीज में विस्फोट होता है। इसमें 42 लोगों की मौत हुई, जबकि लगभग 4000 लोग घायल हुए। धमाकों के निशाने पर हिजबुल्लाह था, मगर हताहत होने वालों में आम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे। बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना था कि यह ऑपरेशन उनकी सरकार ने चलवाया, लेकिन कैसे? हिजबुल्लाह के पेजर्स में बारूद कैसे पहुंचा और उन्हें एक साथ डेटोनेट कैसे किया गया? इन सवालों से दुनिया अभी परेशान थी। अब मोसाद के एजेंट्स ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। मोसाद के दो पूर्व एजेंट्स ने सीबीएस न्यूज से बात की है, अपनी असली पहचान छिपाकर। हम ये तो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया, और साथ में ये भी जानेंगे आपके साथ कि इस्माइल हानिया की हत्या में कौन सा राज खुला। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का खास कार्यक्रम राजदूत देख रहे हैं। पहले पेजर ब्लास्ट की कहानी को आपको बता देते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 80 के दशक में हिजबुल्लाह की स्थापना अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए हुई। दोनों के बीच कई मौकों पर सीधी जंग हो भी चुकी है। सबसे हालिया लड़ाई 8 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया और इसके तुरंत बाद इजराइल ने जंग का ऐलान किया। उसने गाजा पट्टी पर बमबारी भी की। अब चूंकि हिजबुल्लाह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास का साथी है, वो उनके समर्थन में उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करने लगा। उसका इरादा यह था कि इजराइल को दूसरे मोर्चे पर उलझा कर रखा जाए, लेकिन यह तरकीब बहुत काम नहीं आई। इजराइल ने गाजा में मिलिट्री कैंपेन जारी रखा ही, और वह हवाई हमला करके हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारने भी लगा। फिर सितंबर 2024 में उसने अपना फोकस हमास के बजाय हिजबुल्लाह पर शिफ्ट कर दिया। वो अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा लेबनीज बॉर्डर पर ले गए और इससे पहले कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता, हलचल शुरू हो गई। पहला फेज 17 सितंबर को देखने को मिला, जब पेजर्स में ब्लास्ट हो गए। इसके अगले दिन पेजर धमाके में मारे गए लोगों का जनाजा निकल रहा था, तब वॉकी टॉकीज फटने लगे। इन हमलों के हफ्ते भर बाद इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। 1992 से हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल था। उसकी हत्या ने हिजबुल्लाह की कमर को तोड़कर रख दिया। 4 अक्टूबर को इजराइल ने नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी को भी मार दिया। इस बीच उनकी ग्राउंड फोर्स साउथ लेबनान में पहले ही दाखिल हो चुकी थी और 2 महीने तक भीषण जंग चली। फिर 26 नवंबर को दोनों के बीच संघर्ष विराम पर समझौता हुआ और समझौते के तहत हिजबुल्लाह को इजराइल की सीमा से पीछे हटना पड़ा। इसने हिजबुल्लाह को कमजोर साबित किया और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी घटनाक्रम ने सीरिया में बशर अल असद के पतन की पटकथा भी लिखी, क्योंकि हिजबुल्लाह असद का सबसे बड़ा सपोर्टर था। उसी के लड़ाकों ने सिविल वॉर में भी असद को बचा के रखा था, अपार्ट फ्रॉम रशिया। माना जा सकता है कि पेजर ब्लास्ट ने कैटलिस्ट का काम किया इन सारी चीजों में। हालांकि इस कथा का पहला चैप्टर 10 साल पहले से लिखा जा रहा था। इसकी कलम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास थी और मोसाद के 2 पूर्व एजेंट्स ने अमेरिकी मीडिया संस्थान सीबीएस से बात की है। उनकी असली पहचान छिपाई गई है क्योंकि एजेंट्स हैं। अब ये जान लेते हैं कि इन्होंने बताया क्या क्या सीबीएस को। उन्होंने बताया कि ये पूरा ऑपरेशन 10 साल से चल रहा था और शुरुआत वॉकी टॉकी बैटरी के अंदर बम फिट करने से हुई थी, और इस तकनीक की ईजाद भी मोसाद की ही थी। 2013-14 के आसपास मोसाद को पता चला कि हिजबुल्लाह वॉकी टॉकी का बड़ा ऑर्डर देने वाला है, पेजर्स का भी। फिर मोसाद ने कुछ शेल कंपनीज बनाई, कंपनियों का ऐसा नेटवर्क बनाया जिसका इजराइल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन दिखता नहीं था। फिर उनके पास हिजबुल्लाह की तरफ से ऑर्डर भी आया और उन्होंने उनसे 16,000 वॉकी टॉकीज मंगवा ली। इन सब में मोसाद ने बारूद भर दिया और उसका रिमोट कंट्रोल मोसाद के पास रहा, लेकिन मोसाद ने 10 साल तक उन बॉम्ब्स को एक्टिवेट नहीं किया। 2021-22 आते आते हिजबुल्लाह की लीडरशिप सतर्क रहने लगी, मोबाइल से दूरी बनाने लगे क्योंकि उन्हें ट्रैक होने का डर सता रहा था, पेगासस। लेकिन कम्युनिकेशन के बिना तो काम नहीं चल सकता। ऐसे में वो पेजर्स की तरफ गए। मोसाद को इसकी भनक भी लगी और उन्हें यह भी पता चला कि हिजबुल्लाह ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये पता चलते ही मोसाद ने शेल कंपनियां फिर से बनाई। एक कंपनी हंगरी के पते पर भी खोली गई और उन्होंने गोल्ड अपोलो से फ्रेंचाइजी को खरीदा, लेकिन गोल्ड अपोलो को इसके पीछे चल रही पंचायत का कोई अता पता नहीं था। कम से कम कह तो यही रहे हैं वो। खैर, कंपनी हंगरी के पते पर थी, मगर पेजर कहीं और बन रहा था। साथ साथ विज्ञापन फिल्में भी शूट हो रही थी और उन्हें ऑनलाइन दिखाया जाता था।
हिजबुल्लाह के सर्किल में उसका जमकर प्रचार किया गया कि एक लेजिट कंपनी है। प्रचार देखकर बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर देने की कोशिश की अपार्ट फ्रॉम हिजबुल्लाह, लेकिन मोसाद की शेल कंपनीज इतना ज्यादा रेट उनको बताती हैं कि सौदा हो ही नहीं पाता था और उन्होंने तब तक कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जब तक कि उनको हिजबुल्लाह का ऑर्डर नहीं मिला जिसकी वो राह देख रहे थे। हिजबुल्लाह को भरोसा दिलाने के लिए मोसाद ने गोल्ड अपोलो के एक स्टाफ को भी हायर किया। वो पहले हिजबुल्लाह के ऑर्डर पर काम कर चुकी थी, फीमेल स्टाफ। उसने अपग्रेडेशन के नाम पर पेजर्स का पहला बैच हिजबुल्लाह को फ्री में दिला भी दिया। सितंबर आते आते 5000 पेजर्स हिजबुल्लाह के लोगों के पास पहुंच चुके थे। फिर मोसाद के पास रिपोर्ट पहुंची कि हिजबुल्लाह को इन डिवाइसेस पर संदेह है। आनन फानन में मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने धमाका करने का हुक्म दे दिया और इसके बाद मोसाद ने एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। उसमें लिखा था कि मैसेज पढ़ने के लिए 2 बटन दबाएं। जैसे ही उन्होंने बटन दबाया तबाही शुरू हो गई। पहला धमाका 17 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे हुआ जब पेजर्स फटे और अगले दिन वॉकी टॉकीज को उड़ाया गया। मोसाद एजेंट्स ने कहा कि उनका मकसद जान लेना नहीं था, असल में मकसद ये था कि हिजबुल्लाह के लोग अपंग हो, मेम करना चाहते थे। ज्यादा क्रूअल टैक्टिक है। ये लोग चाहते थे कि हिजबुल्लाह के लोग अस्पताल में भर्ती हों ताकि उन्हें देखकर दूसरे लोग उदाहरण लें और इस सब से इजराइल की ताकत का अंदाजा हिजबुल्लाह को होता रहे। लेकिन इन हमलों में बच्चे और आम लोग भी मारे गए, कई घायल हुए। जब एजेंट्स से ये पूछा गया कि आपने अपनी सुपीरियॉरिटी तो साबित की, लेकिन नैतिकता का क्या इजराइल को नैतिकता की कोई फिक्र नहीं? इस पर एजेंट्स का जवाब था कि हमें फिक्र है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता अपने लोगों को बचाने की है, नैतिकता उसके बाद आती है। एक एजेंट ने यह भी कहा कि हम पेजर्स का अब दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे पास अगली चीज आ चुकी है। हिजबुल्लाह वाले बस अब ये सोचते रहे कि अगली चीज क्या होगी। अभी जान लेते हैं कि क्या इजराइल ने पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस चलाए हैं। ये सच है, मोसाद ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए टेलीफोन और मोबाइल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन हजारों डिवाइसेस में एक साथ बम लगाना और उन्हें एक साथ डेटोनेट करना, ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है। 1996 में इजराइल की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने सेलफोन में बारूद लगाकर याह्या अय्याश को मारा था और वह हमास के लिए तब बम बनाया करता था। इसी वजह से उसे इंजीनियर भी कहा जाता था। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन BLO के आतंकवादियों ने 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी। इसके बाद इजराइल की सरकार ने मोसाद को बदला लेने की जिम्मेदारी दी और गोल्डा मेयर के ज़माने में मोसाद ने ऑपरेशन रात ऑफ गॉड शुरू किया। इसके तहत म्यूनिक हमलों से जुड़े लोगों को खोज खोज कर मारा गया। इस रात ऑफ गॉड के शुरुआती दिनों में महमूद हमशारी को निशाना बनाया गया था, जो फ्रांस में फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि था, PLO का। इल्ज़ाम था कि उसने म्यूनिक अटैक में मदद की थी। टारगेट सेट करने के बाद मोसाद के एक एजेंट ने पत्रकार बनकर उससे संपर्क किया, उसको इंटरव्यू के लिए बाहर बुलाया और जैसे वो बाहर गया दूसरे एजेंट्स उसके घर में घुस गए और वहां उसके टेलीफोन में बम लगाकर निकल गए। 8 दिसंबर 1972 को हमशारी के टेलीफोन पर एक कॉल आया और जैसे ही उसने रिसीवर कान पर लगाया उसमें धमाका हो गया। इसमें हमशारी बुरी तरह जख्मी हुआ और जनवरी 1973 में पेरिस के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये हो गई मोसाद की कहानी। अब ईरान की तरफ चलते हैं, जहां 30-31 जुलाई की दरमियानी रात इस्माइल हानिये की हत्या हुई। हानिये हमास का पॉलिटिकल लीडर था और वो 2017 से कतर की राजधानी दोहा में था। जुलाई 2024 में वो ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गया। वहां रात में उसको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के गेस्ट हाउस में ठहराया गया और रात में ही उसके कमरे में उसकी हत्या हो गई। अब इस घटना को लेकर 2 थ्योरी चली। पहली थ्योरी में कहा गया कि हानिये के कमरे में पहले से बम लगा था और जैसे ही वो सोने गया रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट किया गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक छोटे रेंज की एक मिसाइल से हानिये के कमरे को निशाना बनाया गया और IRGC ने आधिकारिक बयान में इसी थ्योरी पर जोर दिया। उनका जोर एक और बात पर था, वो ये कि हानिये को मारने के पीछे इजराइल है। इजराइल ने उस समय चुप्पी साध ली, उसका कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रहा है। 23 दिसंबर को इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने कहा कि हानिया को हमने मारा। कात्स फौज के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और वहां उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों पर निशाना साधा। पिछले कुछ समय से इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला बढ़ा भी है। कात्स ने कहा कि हम हूती के सैन्य ठिकानों पर वार करेंगे और उसके नेताओं को भी मार गिराएंगे, जैसे कि हमने तेहरान में हानिये, गाजा में याह्या सिनवार और लेबनान में हसन नसरुल्लाह के साथ किया। हम वही काम हदौदा और सना में भी करेंगे। हदौदा और सना यमन के बड़े शहर हैं। इन शहरों पर 2015 से हूती रेबल्स का कंट्रोल है। इजराइल ने नसरुल्लाह और सिनवार की हत्या की बात खुलेआम स्वीकार की थी, मगर हानिये के मामले में वो चुप रहा था क्योंकि ईरान में हुआ था। इसराइल कात्स का बयान इसीलिए पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति। हालांकि अभी भी ये रहस्य बरकरार है कि हानिये को मारा कैसे गया था।
आज के राजदूत में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर गाँव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। आपका शुक्रिया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते हैं, ये मेरा राजदूत का सबसे दिलचस्प समय होता है जब मैं आपको बताता हूँ कि लिखने वाले भी अभिषेक हैं, रिकॉर्ड करने वाले भी अभिषेक हैं। आप देखते रहिए खबर गाँव।